मैग्नेटिज्म की इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बायोट-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर का परिपथी नियम इसको कहा जाता है, क्रॉस फील्ड यानी क्रॉसिक क्षेत्र का सिद्धांत, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में सिंप्लीफाई किए थे। आप लोगों ने उनको तैयार भी कर लिया होगा, और जिन बच्चों का वो कंटेंट छोटा है, एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको सभी लोग रिवीजन करें और तैयारी को अपनी ब्रेक ना करें, किसी भी प्रकार से तैयारी को ब्रेक ना करें। इस समय की स्थिति को देखते हुए आप लोग जानते ही क्लासें कंटिन्यू नहीं लग पा रही हैं, फिर भी हम लोग मेहनत करके अपना टाइम निकाल करके इसीलिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि आप लोग लगातार तैयारी करते रहें और आपका कोर्स ना रुके, आप रिवीजन में लगातार सारी चीज़ों को रखें। तो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक की स्टडी करने वाले हैं उनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर आवेशित कण की गति, एंड फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट वायर, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छी तरह से तुमको तैयार करना है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, कॉपी पेन लेकर सभी लोग तैयार हो जाएं। जिसके नोट्स छूटे हों वो लोग साथ साथ नोट्स को बनाएं, और जिन लोगों का पढ़ा हुआ है वो इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल। तो बच्चों, आज हम लोगों को जो टॉपिक स्टार्ट करना था उसमें पहला जो हम लोगों को टॉपिक लेना है वो क्या लेना है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक समान चुंबकीय क्षेत्र मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है, तो हम लोगों ने लास्ट पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि उस पर एक लॉरेंज फोर्स लगता है, F = QEB sin थीटा। कोई भी आवेशित कण जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर एक जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो होता है F = QEB sin थीटा, जिसको बोलते हो लॉरेंज फोर्स। कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स यानी लॉरेंज बल। उसी प्रकार अगर कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं धारावाही चालक, जिसमें I एम्पियर का करंट है, उसको अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, किसी भी अगर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को, धारावाही चालक तार को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा जाए, तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है ना। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय बल, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो F वेक्टर = I L क्रॉस B के इक्वल होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी धारावाही चालक तार करंट कैरिंग वायर को, जैसे ये वायर हो, इसमें I एम्पियर का करंट हो, इसकी लेंथ L हो, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इसकी डायरेक्शन L और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मैग्नेटिक फोर्स F वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बोथ L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तैयार कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चुंबकीय बल की दिशा L क्रॉस B के परपेंडिकुलर होगी। L को क्या बोलते हो? लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। B को क्या बोला जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। और I को क्या बोलते हो? करंट फ्लोस इन द कंडक्टर।
ठीक है। कंडक्टर में जो करंट है उसको आई, बी को मैग्नेटिक फील्ड, एल को लेंथ आपका कंडक्टर। और अगर हम इसको स्केलर फॉर्म में हम लोग लिखें तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। यहाँ थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, यहाँ पर थीटा एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। चालक तार की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बनाएगी, द लेंथ ऑफ कंडक्टर मेक्स एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। उसके साथ जो भी एंगल बनेगा उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्पेशल केस आप जानते हो कि अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पुट किया जाए तो थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री समांतर दिशा में रखने पर, और जब थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 0, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स होगा F इज इक्वल टू 0। और सेकंड कंडीशन कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 90 डिग्री तो साइन 90 1, और जब साइन 90 1 होगा तो ऐसी दशा में सबसे अधिकतम बल कार्य करेगा और वो होगा कितना, F max इज इक्वल टू आई बी एल। इसको हम लोग बोलते हैं अधिकतम बल F max बराबर आई बी एल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग तैयार भी कर लें कि अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया जाए, किसी भी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाए तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, F max इज इक्वल टू आई बी एल। आई क्या है, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और एल को क्या बोलते हो, लेंथ ऑफ द वायर। और अगर वायर की लंबाई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है यानी उसको क्षेत्र के समांतर रखा जाए, अनुदिश रखा जाए तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाए, लंबवत रखा जाए, तो उस पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स होगा कितना, F max इज इक्वल टू आई बी एल। ये बात सबको क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया होगा। जहां बेटा आप नोट ना कर पाओ वहां पर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करें, ठीक है ना, ताकि हम उतने समय में कुछ अगला टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो बड़ा आसान था, फार्मूला हमको सभी लोगों को क्लियर हो गया कि F max बराबर होता है आई बी एल। आई को करंट, बी को मैग्नेटिक फील्ड, एल को लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा बच्चों, एक बात हमको यहां से पता चल गई कि जब F इज इक्वल टू होता है आई बी एल तो यहां से B इज इक्वल टू होता है F अपॉन आई इंटू एल। क्लियर, सभी लोग जानते हो। ऐसी कंडीशन में अभी हम लोगों ने क्या पीछे स्टडी किया था कि जो B होता है उसमें फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। करंट की यूनिट क्या है बेटा, एम्पियर। और L की यूनिट क्या है, मीटर। तो आपको जो पीछे B का मात्रक बताया गया था, द यूनिट ऑफ B न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वो इसी फार्मूले से सिंपलीफाई होता है। F max इज इक्वल टू आई बी एल, सो B इज इक्वल टू F अपॉन आई इंटू एल। और बाद में हम लोगों ने इसी यूनिट को क्या बोला था, टेस्ला। क्या बोला था, टेस्ला। सीरियस यूनिट क्या बोली थी, गॉस। क्या बोली थी, गॉस। और टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन था, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। क्या रिलेशन था, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। क्लियर। दूसरी अगली एक और यूनिट होती थी, क्या होती थी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, सब रिवीजन कर लीजिए इसको ध्यान से। और एक और यूनिट होती थी मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सारी यूनिट होती थी। और बी का डायमेंशन फार्मूला क्या था, पीछे हम लोगों ने स्टडी किया था, mt माइनस 2 a माइनस 1। इसको बोला गया था बी की विमा। डायमेंशनल फार्मूला b इज इक्वल टू mt माइनस 2 a माइनस 1। बी को क्या बोलते हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और या तो बी को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य भी आप लोग कह सकते हो। तो ये हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया, F इज इक्वल टू आई बी एल। सबको समझ में आ गया क्या, नोट कर लीजिए फटाक से, यूनिट जिसकी ना पड़ी हो, यूनिट और डायमेंशन जिसका ना रिवाइज हो वो नोट कर ले। बी की यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, बी की दूसरी यूनिट होती है टेस्ला, बी की एक और यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं गॉस, बी की एक और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी की एक और यूनिट होती है मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो बी होता है उसका डायमेंशन फार्मूला होता है mt माइनस 2 a माइनस 1, mt माइनस 2 और a माइनस 1। नोट कर लिया सही बच्चों ने। चलिए, तो बच्चों अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि अगर किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भेजोगे
तो उस पर क्या काम करेगा, लॉरेंज फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, F इज इक्वल टू QEB sin थीटा। और एक और फार्मूला हम लोगों ने स्टडी किया कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी भी धारावाही चालक तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू IBL sin थीटा। इस मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। इस क्वेश्चन को याद कर लो, F इज इक्वल टू IBL में F की डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आती है। किससे आती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। चलिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ गया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर भेजा जाए तो उसका व्यवहार कैसा होगा। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी अगर चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाए तो उसका व्यवहार या उसका बिहेवियर कैसा होगा, इसकी स्टडी अगर हम लोग करें तो हम लोगों ने अज्यूम किया कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर। तो कुछ समझ आ गया कि हम लोग पढ़ रहे हैं किसी भी आवेशित कण का, किसी भी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर कैसा होता है। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जब वो चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करे। तो उसकी पहली कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं केस फर्स्ट, कि जो चार्ज पार्टिकल हम लोगों के पास में है Q चार्ज, इस Q चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड की डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, ये B वेक्टर, ये B वेक्टर जानते हो ना, और ये एंगल कितना थीटा, फील्ड की डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल पर भेजा जाए तो सभी लोग जानते हो उस पर एक लॉरेंज फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, लॉरेंज फोर्स। क्या क्या हमारे पास, ध्यान से समझिए, चार्ज है Q, किस वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड B में, और ये जो चार्ज की वेलोसिटी है वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो चार्ज पार्टिकल पे जो लॉरेंज फोर्स लगेगा, लिख दिया जाए क्या, लॉरेंज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, तो जो लॉरेंज फोर्स लगेगा वो F इज इक्वल टू लगेगा QEB sin थीटा। दिस इज द लॉरेंज फोर्स, F इज इक्वल टू QEB sin थीटा। दिस इज द लॉरेंज फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है उसका फार्मूला ये होता है। अब अगर हम ये कंडीशन मान लें कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करता है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पर, तो ऐसी दशा में चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू कितना, QEB। इस चार्ज पार्टिकल पर ये जो फोर्स आया वो QEB, लेकिन ये QEB कब होगा, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में लंबवत प्रवेश करे, परपेंडिकुलर एंट्री करे, तो ऐसी दशा में फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू QEB। Q क्या है, चार्ज, B है मैग्नेटिक फील्ड, और V तो बोला जाता है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, आवेशित कण का वेग। और सभी लोग जानते हो ये लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन V और B दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन V और B दोनों के परपेंडिकुलर होती है। जब ये फोर्स की डायरेक्शन V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी, जरा ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब ये पढ़ लोगे तो आप चीजों को डायरेक्ट करने लगना। अभी थोड़ा ध्यान दें कि जब ये चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो आवेशित कण का जो मार्ग होगा, जो पाथ होगा, वो वक्राकार यानी कर्व होने लगेगा, और चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस करेगा। इसी डायग्राम में हम लोग समझा देंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए इसको भी हम रख कर देते हैं, पहले इस डायग्राम बना दें फिर हम आपको चीजों को समझा देंगे। देखो जैसे ये चार्ज है Q, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, तल के लंबवत अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में गया परपेंडिकुलर, तो उस पर जो फोर्स लगेगा F वेक्टर, वो कैसा लगेगा, V और B दोनों के परपेंडिकुलर। अब V और B कहां है, जरा गौर करो, V और B कैसे निकलता है, V और B के परपेंडिकुलर कैसे हम लोग निकालते थे, ये डायरेक्शन किसकी होती थी, B की, ये डायरेक्शन किसकी, V की, तो ये F वेक्टर होता था। और F वेक्टर कैसा होता है, इन दोनों के
परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर की ओर होगी। कहां पर होगी? सेंटर की ओर। तो जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा किधर लगेगा? सेंटर की ओर। ये देखिए, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, इसको लॉरेंट बल कहते हो, और ये किधर काम कर रहा है? केंद्र की ओर यानी सेंटर की ओर। और पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेस करेगा यानी मूव करेगा, एक वृत्तीय पथ को बनाएगा, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में सभी लोग ये जानते हो चार्ज पार्टिकल की स्पीड नहीं बदलती। तो हर जगह चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? आवेशित कण का जो वेग होगा बेटा वो क्या होगा? v होगा। केवल बदलती है तो क्या? डायरेक्शन। क्या बदलती है? दिशा। वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में इन यूसीएम स्पीड नहीं बदलती, यानी v तो नहीं बदलेगा। आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एक नियत रफ्तार से घूमेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलेगी केवल, ठीक है ना? वेग की दिशा बदलेगी और इस प्रकार वो वृत्तीय पथ को बनाएगा। तो एक ऑब्जेक्टिव तैयार करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका मार्ग कैसा होता है? वृत्ताकार, मींस सर्कुलर। तो यहां पर उसका पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर। और सभी लोग जानते हो सर्कुलर पाथ में क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स F = mv²/r। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? लॉरेंज फोर्स से। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा? QPV = mv²/r। और पूरी कहानी सिंप्लीफाई करने के बाद चार्ज पार्टिकल की रेडियस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, R = mv/qb। यहां पर m को बोला जाता है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण का द्रव्यमान। v को बोला जाता है स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण की चाल। q को बोला जाता है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, आवेशित कण का आवेश। और b को जानते हो मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र। ये बात समझ में आ गई क्या? तो क्या हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई आवेशित कण, कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करता है, ये मत भूलना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एंट्री करेगा, तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ बनाएगा। और जब वो सर्कुलर पाथ बनाएगा तो उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस का फार्मूला क्या होता है? R = mv/qb। तो क्या क्या नहीं बदला बोलो सर्कुलर पाथ में? स्पीड नहीं बदली, स्पीड नहीं बदली। अच्छा, एक बात सब लोग जानते हो कि अगर वृत्तीय गति में आवेशित कण की चाल नहीं बदलेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लर्न कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करते हुए आवेशित कण के लिए कौन कौन सी क्वांटिटी नहीं बदलेगी? तो एक तो पार्टिकल की रफ्तार यानी स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सब लोग जानते हो जब स्पीड नहीं बदलेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या बनेगा बेटा? K = ½ mv²। K v पे डिपेंड करता है, जब v नहीं बदलेगा तो K पर भी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है? अभिकेंद्र बल। तो क्लियर हो गया, लॉरेंज फोर्स से मिलता है। कहां से मिलता है? लॉरेंज फोर्स से। और चार्ज पार्टिकल की जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस का फार्मूला होगा R = mv/qb। m को क्या बोला जाता है? आवेशित कण का द्रव्यमान, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। v को क्या बोला जाता है? आवेशित कण की चाल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। q को क्या बोलते हो? आवेशित कण का आवेश यानी परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। और b से आपका परिचय है, b को बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड। सबको सारी बातें क्लियर हो गई? बोलिए, अच्छी तरह सारी बातें समझ में आ गई? फटाक से आप इनको नोट कर लें, इनके पास नोट्स है वो रिवीजन कर लें, और जिनके पास नहीं नोट है वो इस सारी चीज को जल्दी जल्दी से कॉपी में उतार लें। जहां पर नोट करने में प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज कर लिया करो, तब आगे की ओर बढ़ा करो। ठीक है, चलिए रब कर दें इसको। तो हम लोगों ने क्या स्टडी कर लिया कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो उस पर लगेगा लॉरेंज फोर्स। क्या लगेगा? लॉरेंज फोर्स। और वो लॉरेंज फोर्स क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या देगा? और वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना है? F = mv²/r। और लॉरेंज फोर्स कितना होता है? F = qvb। q is the charge, v is the velocity and v is the magnetic field। तो F = फार्मूला क्या बन गया? qvb। अब हम लोगों ने समझ लिया कि चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस क्या होती है बात की?
R इज इक्वल टू mv बाई qb, इसको बोलते हो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। उसके बाद बच्चों में पता होना चाहिए चार्ज पार्टिकल के लिए जो टाइम पीरियड होता है, जितने समय में वो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा, द टाइम इन विच इट कंप्लीट्स सर्कुलर पाथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हो? आवर्तकाल। तो अगर हम लोग बात करें चार्ज पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू होता है 2 पाई m बाई qb। यहां T को क्या बोला जाता है? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। m को क्या बोला जाता है? मास यानी द्रव्यमान। q को क्या बोलते हो? चार्ज। और b को क्या बोलते हो? मैग्नेटिक फील्ड। एक तो फार्मूला ये लर्न करके जाना एग्जाम में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेडियस और टाइम पीरियड जानते हो, T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई qb। कहां से आया? बहुत पुरानी कहानी है, सब लोग को पता होगा। T इज इक्वल टू होता है 2 पाई r बाई v। r 2 पाई r क्या है? सरकमफेरेंस। और v क्या है? रफ्तार। तो 2 पाई r बाई v करोगे तो T बराबर क्या बनेगा? 2 पाई m बाई qb। अब अगर हम लोग बात करें आवेशित कण की परिक्रमा आवृत्ति, जिसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 अपॉन t। इस आधार पर f का फार्मूला क्या बना? f बराबर 2 पाई m बाई qb। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। f इज इक्वल टू qb अपॉन 2 पाई m। तो तीन फार्मूले हो गए, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आपको क्या पता चला? जब चार्ज पार्टिकल v मैग्नेटिक फील्ड b के परपेंडिकुलर, तो ऐसी दशा में क्या नहीं बदलेगा? एक तो स्पीड नहीं बदलेगी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी, मींस k इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। और उसके बाद ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग लर्न कर लें। गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा बच्चों, सभी लोग जानते हो k इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, तो यहां से v इज इक्वल टू आता है अंडर रूट 2k बाई m। v है चार्ज पार्टिकल की स्पीड, m है मास, k है काइनेटिक एनर्जी। तो रेडियस का एक और फार्मूला आता है r इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk अपॉन q। इसका मतलब r का रेडियस काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है? r प्रोपोर्शनल रूट k। एक और फार्मूला है रेडियस का, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। एक रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू mv बाई qb, और एक रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का फार्मूला गतिज ऊर्जा के पदों में होता है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में होता है। और वो फार्मूला होता कितना है? r इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk बाई qb। और k को हम लोग कहते हैं क्या है? काइनेटिक एनर्जी, q क्या है? चार्ज, और b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो r का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या बना? r इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk बाई qb। नोट कर लो सारे फार्मूले फटाफट। रेडियस का फार्मूला, टाइम पीरियड, परिक्रमण काल या आवर्तकाल का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का फार्मूला। मैग्नेटिक फील्ड में क्या नहीं बदलता? मैग्नेटिक फील्ड में आवेशित कण की चाल नहीं बदलती, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बेटा देखो, हम लोगों को क्या स्टडी करना है कि अगर कोई भी दो पैरेलल स्ट्रेट वायर, कोई भी दो पैरेलल स्ट्रेट वायर जिसमें बहने वाली इलेक्ट्रिक करंट I1 और I2 हो, इनकी लंबाई अगर L हो और बीच की दूरी R, समांतर तार, इनको बोला जाता है पैरेलल स्ट्रेट वायर। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में तो अभी बच्चों हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर यानी लंबवत प्रवेश करेगा तो उसकी रेडियस होती है r इज इक्वल टू mv बाई qb, टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई qb, और फ्रीक्वेंसी होती है f इज इक्वल टू qb अपॉन 2 पाई m। यहाँ q को क्या बोला जाता है? चार्ज, b को मैग्नेटिक फील्ड, m को बोला जाता है मास। अब जैसे हम लोगों ने कहा कि ये वेलोसिटी है v और ये है b, ये एंगल हो गया थीटा। जैसे पीछे वाली कंडीशन में अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री ना करके किसी एंगल थीटा पर जाए, तिरछा प्रवेश करे, स्लाइटली, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स स्लाइटली इन मैग्नेटिक फील्ड,
जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करे। जैसे हमने आपसे कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर और ये वी वेक्टर और ये एंगल है थीटा, ध्यान रखिएगा। और चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्लाइटली इंटर करता है, स्लाइटली माने तिरछा प्रवेश करता है, तो अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करेगा तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक को हम लोग कहते हैं v cos थीटा और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे v sin थीटा। ये कंपोनेंट वेलोसिटी का कौन सा है? v cos थीटा, जिसकी डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और ये v sin थीटा की डायरेक्शन कहां पर है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अगर v वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये एंगल बनेगा, और अगर v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। देखिए यहां से ये v cos थीटा तो थीटा 0 और ये v sin थीटा तो थीटा कितना होगा? 90। अब ये जो दोनों कंपोनेंट हैं v cos थीटा v sin थीटा, इनके अलग अलग कार्य होंगे। तो ये जो कंपोनेंट है v sin थीटा और v cos थीटा किधर है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जब v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो v cos थीटा के कारण, ड्यू टू v cos थीटा, चार्ज पार्टिकल कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। और अगर ये जो कंपोनेंट है कौन सा? v cos थीटा v sin थीटा, सॉरी, ये कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इस कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल वृत्तीय मार्ग पर घूमेगा, इसको सर्कुलर पाथ कहा जाता है। तो v sin थीटा के कारण चार्ज पार्टिकल कैसा घूमेगा? सर्कुलर, यानी वृत्तीय, क्योंकि ये कंपोनेंट कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और v cos थीटा कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलोंग द फील्ड, इसलिए आवेशित कण का मार्ग कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। और इन दोनों को अगर मिला दें तो चार्ज पार्टिकल का जो रिजल्टेंट पाथ होगा, परिणामी पथ, वो होगा हेलिकल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स। यहां पर ये क्या है? चार्ज पार्टिकल का पाथ, जिसको बोला जाता है पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल रोटेट करेगा इस प्रकार। और जब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा तो उसका पाथ कैसा बनेगा? हेलिक्स यानी हेलिकल। यहां पर दो वृत्तीय फेरों के बीच की दूरी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? पिच, इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज पार्टिकल इस प्रकार जिस मार्ग पर चल रहा है, इस पाथ को क्या बोलते हो? हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ? तो ये भी आप लोग बड़ा इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लो कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तिरछा प्रवेश करेगा, 90 डिग्री पर ना हो, 0 डिग्री पर ना हो, 0 से 90 के बीच किसी भी एंगल पे जाए, 30 डिग्री पे जाए, 45 पे जाए, 60 पे जाए, किसी भी एंगल पे जाए, तो चार्ज पार्टिकल कैसा घूमेगा? तिरछा। और जब चार्ज पार्टिकल तिरछा एंट्री करेगा, सॉरी, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तिरछा प्रवेश करेगा, स्लाइटली थीटा इज इक्वल टू 0 और 90 के बीच में किसी एंगल पे जाए, ये बात जरूर ध्यान रखना, ना 0 पे एंट्री करे ना 90 पे एंट्री करे, 0 और 90 के बीच में एंट्री करे, तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? हेलिकल। इसको बोलते हो कुंडलनी पथ। कौन सा पथ? कुंडलनी पथ, या इसी को बोला जाता है हेलिक्स पाथ। कौन सा पाथ? हेलिक्स पाथ। तो ऐसी दशा में चार्ज पार्टिकल एक हेलिकल पाथ में घूमेगा। अब इस हेलिकल पाथ की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, वो हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, आप लोग इनको लर्न कर लीजिएगा। पहली बात तो बेटा यही आपको लेना, बार बार हम इस बात को बोल रहे हैं कि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। और थीटा की वैल्यू अगर 0 और 90 के बीच में होगी, थीटा की वैल्यू अगर 0 और 90 के बीच में होगी, थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी 90 से छोटी, 0 और 90 के बीच में होगी, तो ऐसी दशा में चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा? हेलिकल होगा। इसको हेलिक्स कहा जाता है। 0 डिग्री पे कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो चार्ज पार्टिकल कैसा चलेगा? पैरेलल, मींस स्ट्रेट लाइन। इसको यहां स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 की बात करें तो चार्ज पार्टिकल कैसा घूमेगा? सर्कुलर। और थीटा की वैल्यू 0 और 90 अगर बीच में कहीं पर होती है तो चार्ज पार्टिकल किस प्रकार के पाथ में घूमेगा? हेलिकल। इसको बोला जाता है हेलिक्स पाथ। कौन सा पाथ? हेलिक्स माने कुंडलनी का। तो कब आवेशित कण कुंडलनी कार मार्ग पर घूमेगा? जब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो, तो ऐसी दशा में चार्ज पार्टिकल हेलिकल यानी हेलिक्स पाथ में घूमेगा। इस बात को भी सबको याद रखना है, जब आवेशित कण क्षेत्र की दिशा में जाता है तो वो कैसा मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन।
यानी स्ट्रेट लाइन माने ऋजु रेखा। जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंट्री करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो कैसे घूमेगा, सर्कुलर यानी वृत्ताकार। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ना होकर 0 और 90 के बीच में होगी तब वो कैसा घूमेगा, हेलिकल। हेलिकल माने कुंडलनी पथ, इसको बोलते हो हेलिक्स पाथ। नोट कर लो इन सारी चीजों को। तो क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंट्री करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन या पैरेलल। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू 0 से 90 के बीच में एंट्री करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल यानी हेलिक्स, जिसको बोलते हो कुंडलनी पाथ। कौन सा पाथ, कुंडलनी पाथ, या इसको बोला जाता है हेलिकल पाथ। ये जो हेलिकल पाथ होता है इस प्रकार का हेलिक्स अभी हमने बनाया था। यहां पर ये दूरी क्या कहलाती है, पिच। इसको P से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हेलिकल पाथ में रेडियस की बात की जाए, रेडियस इन हेलिक्स, तो जो रेडियस होती है उसका बेसिक फार्मूला बनता है R इज इक्वल टू mv परपेंडिकुलर अपॉन क्यूबी। अभी तक बेसिक फार्मूला क्या था, R इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। अब v की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, v परपेंडिकुलर। और सभी लोग जानते हो उसमें दो कंपोनेंट थे, एक था v परपेंडिकुलर जिसको बोला जाता है v sin थीटा, और एक वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट था जिसको बोला जाता है v cos थीटा। तो यहां पर हम लोग v परपेंडिकुलर की जगह क्या रखते हैं, v sin थीटा। तो रेडियस का फार्मूला बन जाता है R इज इक्वल टू mv sin थीटा बाई क्यूबी। तो कई बार ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हेलिक्स पाथ की रेडियस, तो हेलिक्स पाथ की रेडियस होती है R इज इक्वल टू mv sin थीटा बाई क्यूबी। अगर टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड कैपिटल T, तो ये वही होता है जैसा पहले हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं आता, इसलिए फार्मूले में भी कोई बदलाव नहीं। T बराबर 2 पाई m बाई क्यूबी, आवर्तकाल का केस है। उसके बाद अगर बात करी जाए आवृत्ति की, जिसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, तो फ्रीक्वेंसी होती है f इज इक्वल टू 1 अपॉन t, मींस f इज इक्वल टू क्यूबी अपॉन 2 पाई m। इसको बोलते हो परिक्रमण आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यूबी, f बराबर क्यूबी बाई 2 पाई m। फिर अगर हम लोग बात करें पिच, सभी लोग जानते हो पिच होता है v पैरेलल इनटू t। पिच क्या है बताइए, पिच है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको बोला जाता है क्षैतिज दूरी। और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी है p और चाल है v पैरेलल कंपोनेंट, मींस v cos थीटा। और t कितना होता है बेटा, 2 पाई m बाई क्यूबी, इसलिए पिच का फार्मूला बन गया 2 पाई mv cos थीटा बाई क्यूबी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिच। ये सारे फार्मूले हेलिक्स कंडीशन के हैं, जब चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करे, और चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में कब चलता है ये भी आप लोग जानते हो। तो पूरे टॉपिक में हमको 3 कंक्लूजन मिले, 3 निष्कर्ष मिले। क्या क्या मिले, कि अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में पैरेलल होगा तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो वो सर्कुलर पाथ बनाएगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तिरछा प्रवेश करेगा तो वो हेलिक्स बनाएगा। और हेलिक्स का फार्मूला क्या होता है, ये सारे फार्मूले हेलिकल टर्म के हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह रिवाइज कर लें। कौन किस पे डिपेंड करता है ये सारी बातों को याद रखें। इनके कई बार ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ जाते हैं, रेशियो निकालना यानी अनुपात निकालना, जिनमें इन फार्मूले को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इनकी होती है या इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। रेडियस का फार्मूला, टाइम पीरियड का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ये सारे टर्म ऐसे होते हैं जो ये हमको किसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्वेश्चंस का। जैसे कई बार रेशियो में कहा जाएगा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, R इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी, है ना। तो रेडियस किस पर डिपेंड करती है, तो R प्रोपोर्शनल m बाई क्यूब पे डिपेंड करती है। इसकी प्रॉब्लम एग्जाम में कई बार आती है।
कोई भी दो आवेशित कण ले लिए जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अल्फा, एनीवन कुछ भी, कोई दो पार्टिकल हो, ठीक है। जैसे हमने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन और एक चार्ज पार्टिकल है अल्फा, ठीक। ऐसी कंडीशन में अगर इसका चार्ज है Qp और इसका चार्ज है Q अल्फा, तो अगर वो रेडियस की बात करें तो Rp, अगर कहा जाए कि इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कुलर पाथ बनेगा उसकी रेडियस का रेशियो निकालो, तो Rp रेशियो R अल्फा, क्लियर, इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, Mp अपॉन M अल्फा और इनटू Q अल्फा अपॉन Qp। फार्मूला सबको समझ में आया? कैसे निकाला, Rp रेशियो R अल्फा इज इक्वल टू Mp रेशियो M अल्फा और इनटू Q अल्फा अपॉन Qp। तो ऐसे बस हमको वैल्यू रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वैल्यू को जैसे जैसे हम पुट करेंगे वैसे वैसे रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें, आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल का भी ऐसे ही फार्मूला था, T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई QB, देखिए है ना, यहां पर भी R आ रहा था, R प्रोपोर्शनल m बाई Q, और यहां पर भी आ रहा है T प्रोपोर्शनल m बाई Q। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होंगी जिनमें आपसे बदलाव रहेगा कि रेशियो निकालो न्यूमेरिकल्स में, तो रेशियो में आप ऐसे देख लेना, जो जो क्वांटिटीज दी हो वो ली जाएंगी, जो ना दी हो उनको छोड़ दिया जाएगा। अब जैसे हम लोग बात करें रेडियस का, एक और फार्मूला जो अभी पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में R इज इक्वल टू √2mk बाई QB, है ना। तो यहां पर कई बार क्वेश्चन आया है गतिज ऊर्जा के साथ अनुपात, तो R प्रोपोर्शनल अंडर रूट क्या होता है K, और जब R प्रोपोर्शनल अंडर रूट K तो फार्मूला सिंपल, तो R1 अपॉन R2 बराबर √K1 अपॉन √K2। K1 K2 क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जीज। अच्छा ऐसा कब होगा, जब क्या ये तीन क्वांटिटीज कांस्टेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन में इतना तो पहचान जाओगे, द्रव्यमान नियत है, आवेश नियत है, चुंबकीय क्षेत्र नियत है, केवल गतिज ऊर्जा के साथ रिलेशन पूछेगा तो ऐसे करोगे। और अगर नहीं नियत है, क्यों भाई, अगर नहीं कांस्टेंट है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिंपलीफाई करेंगे, कर ले जाएंगे ना। चलिए बहुत आसान, नोट कर लो सारी चीजों को, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको तैयार करके जानी है पेपर में कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश का व्यवहार कैसा कैसा होगा, और उस बिहेवियर से हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सिंपलीफाई यानी सरल करते हैं, ठीक। चलिए अब देखो बच्चों, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि कोई भी अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्या लगता है, चुंबकीय बल। इसी का एप्लीकेशन है दो पैरेलल स्ट्रेट वायर। याद करिए सब लोग, अगर दो पैरेलल वायर्स हो हमारे पास में जिनमें करंट्स हो I1 और I2, किसी कोई दो वायर है, एक रेड पेन एक ब्लैक पेन, इनको दो हम वायर मान लें ऐसे करके, और इनमें करंट्स फ्लो करें, तो ये दोनों वायर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होंगे। दूसरा वाला वायर पहले के मैग्नेटिक फील्ड में और पहला वाला वायर दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये दोनों वायर एक दूसरे पर क्या एक्सर्ट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स। बहुत अच्छा, जैसे हम लोगों ने क्या कहा, समझ लेते हैं इसको कि हमारे पास दो पैरेलल स्ट्रेट वायर हैं X और Y, X और Y, इनके दो अलग अलग केसेस ले लें ताकि एक साथ आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये भी X और ये Y, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। X वाले वायर में करंट है I1 और Y में करंट I2, ऐसे यहां पर भी X में करंट I1 और Y में करंट है I2। बस अंतर इतना हमको कर लें कि इन दोनों में करंट की डायरेक्शन को सेम रखें और यहां पर करंट की डायरेक्शन को एक दूसरे के अपोजिट करें, ठीक है। तारों के बीच की दूरी कितनी है R, यहां पे तारों के बीच की दूरी कितनी है R, फिर यहां पर जो लेंथ ऑफ द वायर है वो कितनी है L, यहां पर भी लेंथ ऑफ द जो वायर है वो कितनी है L। अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, फ्लेमिंग के रूल से ये वायर से एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे X वाला तार Y में चुंबकीय बल लगाएगा और Y वाला तार X में चुंबकीय बल लगाएगा। कैसे, X में करने की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, तो राइट हैंड पाम रूल, थंब को ऊपर की ओर और फोर्स यहां निकालना है। पहले यहां फील्ड निकालो,
I1 का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, देखो इस प्रकार हमने हथेली को रखा तो यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस। ठीक, अगर आप y वाले वायर को देखो तो y की टर्न किधर है, ऊपर की ओर, ठीक है, और फील्ड निकालना है x पर। देखो ये किधर बना डॉट, देखो ये है डॉट माने परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये किसका फील्ड है, y का, और ये वाला क्या है क्रॉस, ये किसका फील्ड है, x का, x का फील्ड क्रॉस और y का फील्ड डॉट। सबको समझ में आ गया, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, डॉट का मतलब बाहर की ओर। तो यहां पर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों तार एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप यहां की बात करो तो x के कारण यहां पर फील्ड कैसा है, क्रॉस, और y के कारण भी यहां फील्ड कैसा है, क्रॉस। देखो इसके कारण भी क्रॉस और इस करंट के कारण को, थंब को, अंगूठे को नीचे की ओर, उंगलियों को x की तरफ, यहां पर भी पाम अंदर की ओर आ रही है तो क्रॉस। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, बाहर की ओर, परपेंडिकुलर अपवर्ड, यानी दोनों तार एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो कंडीशन होती हैं, या तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और या तो वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कब वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बोलो, जब एक का मैग्नेटिक फील्ड हो डॉट और दूसरे का क्रॉस। और कब दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब दोनों के मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो, क्रॉस। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड और डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पर ये फोर्स कितना है F, और यहाँ पर भी ये मैग्नेटिक फोर्स कितना है F। सबको बात समझ में आ गई, इन बातों को बिल्कुल लर्न कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब चालक तारों में बहने वाली वैद्युत धाराएं एक ही दिशा में हो, when electric currents flows in the wires are in the same direction, तो वायर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर क्या है, जब दोनों चालक तारों में बहने वाली धाराएं परस्पर विपरीत दिशाओं में हो, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मींस रिपेल करते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल, इसको कहते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पर कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल, इसको बोलते हो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो एक तरफ हो गया आकर्षण बल और एक तरफ कौन सा हो गया, प्रतिकर्षण बल। ये बात समझ में आ गई क्या, चलिए भाई, अब कितना ये फोर्स होता है, तो बड़ा आसान है, ये फार्मूला होता है F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R। सारे सिंबल सबको समझ में आ रहे हैं, क्या है, इसका मीन क्या होता है, I1 I2 क्या है, करंट्स, R क्या है, वायर्स के बीच की दूरी, L क्या है, वायर की लेंथ, F क्या है, फोर्स, और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, बोलो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 into 10 to the power -7 I1 I2 अपॉन R। ठीक है, यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर। और अगर आपसे बोला जाए तारों की प्रति लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ, तो ऐसी कंडीशन में फार्मूला क्या बनेगा, 2 into 10 to the power -7 I1 I2 अपॉन R, और यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन। ये बात समझ में आ गई क्या। तो मैग्नेटिक फोर्स का बेसिक फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -7 I1 I2 अपॉन R। जब L की वैल्यू क्या ली जाए, 1, इस यूनिट ऑफ केवल क्या बनेगी, न्यूटन। और अगर वैसे बात करो तो यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर, जब पूरी लेंथ कितनी लेनी हो, L। ये बात समझ में आ गई क्या, नोट कर ले फटाक से इसको, कि जब कोई भी दो करंट कैरिंग वायर एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं, जब दो समांतर धारावाही चालक तार एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, तो ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, चुंबकीय बल लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं। और वो मैग्नेटिक फोर्स होता कितना है, F इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -7 I1 I2 अपॉन R। L को क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ द वायर। सबको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर हो गया पूरा टॉपिक। फार्मूला याद कर लेना, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आप इसमें लगा सकते हो इस प्रॉब्लम को, बड़ा आसान है। ठीक है, अभी एक न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट अलग से हम सॉल्व करा के आपको बता भी देंगे, फिलहाल हम लोग अभी सूत्रों का रिवीजन कर लेंगे फटाफट। अच्छा, इसके बाद में एक चीज और याद हमको रखनी है बेटा, कि ये जो दोनों वायर्स हैं, अगर इनकी लेंथ को यूनिट यानी एकांक लंबाई का मान लें,
I1 सॉरी, अगर हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर लें कि I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, पहले करंट को 1 लेट कर लें, I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, वायर्स की लेंथ है 1 मीटर, इनके बीच की दूरी भी है 1 मीटर, तो ऐसी दशा में तारों के बीच जो फोर्स लगेगा वो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन का फोर्स होगा। देखो इस फॉर्मूले में अगर I1 I2 की वैल्यू 1 हो जाए, R की वैल्यू 1 हो जाए, L ऑलरेडी 1 था, ये देखो दिखा दिया हमने, एकांक लंबाई का तार, द वायर ऑफ यूनिट लेंथ, तो ऐसी कंडीशन में दोनों वायर से एक दूसरे को कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो बड़ा सीधा सा आंसर है बराबर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन के बल से तार एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। वायर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन, इसको बोला जाता है तारों के बीच में लगने वाला बल। और ऐसी दशा में चालक तारों में बहने वाला जो करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द वायर्स, वो कितना होगा, तो आंसर है वो कितने एम्पियर होगा, 1 एम्पियर। चालक तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कब होती है, जब वायर्स की लेंथ को कैलकुलेट किया जाए यूनिट, रेडियस को कैलकुलेट किया जाए 1 मीटर, तो फोर्स का फार्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन। लिख लें इसको भी कि अगर कोई दो पैरेलल वायर इस प्रकार रखे हो कि उनकी लंबाइयां यानी लेंथ भी यूनिट हो, उनके बीच की डिस्टेंस भी यूनिट हो, तो वायर एक दूसरे पर क्या एक्सर्ट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, और वो कितना होगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन का। करंट कितने एम्पियर का होगा, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 ampere is that electric current which flows in the parallel straight wires which are kept at unit distance apart, then they experiences a magnetic force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton, which is force of attraction or force of repulsion. नोट कर लिया सभी लोगों ने, चलिए बहुत अच्छा। तो बच्चों आज हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की स्टडी करी फिर से क्लास में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सारे टॉपिक अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जैसा हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज के टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इस प्रकार हम लोगों ने अलग अलग 3 वीडियोस में जो बच्चे नए हम लोगों के साथ कनेक्ट हुए हों वो YouTube की लिस्ट में जाकर देखें, वहाँ पर मैग्नेटिज्म के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक आध बेसिक चीज़ें हैं जैसे साइक्लोट्रॉन, सिंक्रोट्रॉन, ये सब क्या होता है, इसकी हम की पॉइंट्स के नोट्स एक दिन बना देंगे तो आप लोग उसको भी तैयार कर लेंगे। फिलहाल न्यूमेरिकल सेक्शन जितना भी था हमारा उसके सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए। थ्योरेटिकल सेक्शन में जो लर्निंग वाले सारे थॉट थे वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो ज़्यादा छूटा हो। बस आप लोग इन चीज़ों को निरंतर तैयार करते रहिए, अपनी तैयारी को कतई ब्रेक ना करिए। इस समय के माहौल को देखते हुए आप क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, क्लासें बंद चल रही हैं, सब कुछ बंद है, इसलिए आप लोग लगातार इस सुविधा का लाभ उठाएं और घर में बैठकर तैयारी करें और अन्य बच्चों को भी बताएं। जिसके पास नोट्स बने हैं उसी से रिवीजन करो, जिसके पास नई नोट्स बना है वो लोग ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं, इनको आप नोट्स बनाते चलिए। लेकिन एग्ज़ाम को टारगेट रखिए, जब भी स्थितियाँ सही होंगी, सामान्य होंगी, तब आपके एग्ज़ाम होंगे, तब आपको ये ना लगे कि हमारा बहुत कुछ बीच में गैप हो गया है ना। इसलिए आप लोग लगातार उनके साथ टच में बने रहें, सारे वीडियोस को लगातार पढ़ते रहें, बार बार इनको व्यू करें, पूरा वीडियो देखा करो, उनको ध्यान से याद किया करो, अच्छी तरह लर्न किया करो और तैयारी को अच्छा करो। तो बच्चों अब हम लोग अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। चुंबकत्व का अगला जो पार्ट है मैग्नेटिज्म का, जिसमें मैग्नेटिज्म के बारे में बताया जाएगा, मैग्नेट्स के बारे में बताया जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट को बताया जाएगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं
जो हम लोग को तैयार रखनी है। फिलहाल आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, आप लोग इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। आगे नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।